नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर गुप्तोत्तर काल, भारत 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, वर्धन वंश और राजपूत काल, इन 4 टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये भाग 1 है, यानी इस वीडियो में लगभग 45 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए रीट, पटवार, एलडीसी, आरएएस, पीएसआई और पुलिस के साथ साथ राजस्थान में और इंडिया लेवल पर होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये भाग 1 है, यानी इसमें 45 प्लस प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, हर्ष काल में चीनी नरेश लियांग होइकिंग ने किसे अपना दूत बनाकर हर्ष के पास भेजा था। हर्ष काल में चीनी नरेश यानी चीनी का जो शासक था लियांग होई किंग ने किसे अपना दूत बनाकर हर्ष के पास भेजा। लीची पियो, फायान, इस्तिंग और तुइलेंग। तो किसे भेजा था, तो आंसर हो जाएगा लीची पियो को लियांग होई किंग ने दूत बनाकर भेजा था। कब भेजा था, तो उसे भेजा था 643 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कन्नौज सभा के संबंध में सत्य कथन बताइए। कन्नौज सभा के संबंध में सत्य कथन बताइए। इसका सभापति हेनसांग था। इसमें 20 देशों के राजा आए, जिसमें कामरूप भास्कर वर्मा प्रमुख था। इसमें महायान धर्म का एक पक्षी प्रसार किया गया, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज सभा के संबंध में यह सारे कथन सत्य हैं। ये सभा कब हुई थी, तो ये सभा हुई थी 643 ईस्वी में, यानी कि इसका सभापति हेंगसांग था। ये सही बात है। 20 देशों के राजा आए थे, जिसमें कामरूप प्रमुख था। इसमें महायान धर्म, बौद्ध धर्म के महायान धर्म का एक पक्षीय प्रसार किया गया था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। तो जो कन्नौज सभा हुई थी उसमें महायान शाखा है उसका प्रचार प्रसार किया गया था। अगला प्रश्न है, हर्ष काल में प्रयाग सभा का आयोजन किया जाता था। कब किया जाता था, प्रतिवर्ष किया जाता था, प्रति 5वें वर्ष किया जाता था, प्रति 8वें वर्ष या प्रति 10वें वर्ष। प्रयाग सभा का आयोजन किया जाता था प्रति 5वें वर्ष, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। महामोक्ष परिषद किसे कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर्ष काल में होने वाली प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, प्रति 5वें वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग सभा के विषय में असत्य कथन चुनिए। प्रयाग सभा के विषय में असत्य कथन बताना है। इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यह सभी धर्मों की सभा थी। इसके मुखिया भास्कर वर्मा हेंगसांग थे। यह सभा 75 दिन चला करती थी या चली थी। तो आंसर क्या होगा, इसका असत्य कथन छांटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके मुखिया भास्कर वर्मा या हेंगसांग थे। यह आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो है ये गलत है, बाकी सभी सही है। इसको महामोक्ष परिषद भी कहते थे। सभी धर्मों की सभा थी और ये 75 दिन तक चली थी। सभी धर्मों की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसका हुआ था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का हुआ था। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि है। किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। मेगस्थनीज को, फायान को, हेंगसांग को या इत्सिंग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेंगसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। हेंगसांग को नीतियों का पंडित भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखिए, हेंगसांग के हर्षकालीन विवरण में कौन सा असत्य है। गलत बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। पाटलिपुत्र का स्थान अब दिल्ली ने ले लिया। भारतीय वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। भारतीय प्याज, लहसुन और गाय का मांस नहीं खाते थे। प्रजा से बेगार ली जाती थी। हेंगसांग के हर्षकालीन विवरण में कौन सा असत्य है, तो आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र का स्थान अब दिल्ली ने ले लिया था। ये बात बिल्कुल गलत है, पाटलिपुत्र का स्थान किसी ने नहीं लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, पाटलिपुत्र का स्थान अब दिल्ली ने ले लिया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज के धर्म सम्मेलन में किस धर्म को महान बताने की कोशिश की गई है। सिख धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म को या महायान धर्म को। तो किस धर्म को महान बताने की कोशिश की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4, महायान धर्म को महान बताने की कोशिश की गई है। महायान क्या है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। तो कन्नौज में जो धर्म सम्मेलन हुआ है उसमें महायान शाखा को उच्च बताने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय नालंदा के कुलपति थे नागसेन, दिवाकर मित्र, शीलभद्र या रविकीर्ति।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ के नालंदा के कुलपति कौन थे, तो आंसर है इसका शीलभद्र कुलपति थे। तो बाकी नागसेन, दिवाकर मित्र, रवि कीर्ति ये सब क्या थे, वहाँ के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर, कन्नौज, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पड़ता है, वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या हो जाती, कन्नौज हो जाती। कन्नौज कौन बनाता है, हर्षवर्धन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन प्रश्न है प्रारंभ की राजधानी, तो आंसर हो जाएगा इसका एक थानेश्वर। अगला प्रश्न है, कन्नौज को किस वर्धन शासक ने अपनी राजधानी बनाया, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या नरवर्धन ने। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला था हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा इसका 2, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है, पाली में है, संस्कृत में है, संस्कृत में है या फिर देवनागरी में। पाली, प्राकृत, संस्कृत या देवनागरी। तो किस भाषा में इसने नाटक लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा 3, संस्कृत भाषा में इसने नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं, 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आंसर इसका 3 संस्कृत भाषा में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हैंगसांग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुँचा। चीनी यात्री हैंगसांग जो आया था भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आया था, कारागर में आया था, कपिशा में, पेशावर में या काबुल में। तो कहाँ पर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वह सर्वप्रथम कपिशा में आया था। 2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित कितने अध्यायों में विभाजित है, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित रचना लिखी है वो कितने भागों में, तो आंसर हो जाएगा 8 भागों में है। कब लिखी थी, 620 ईस्वी, लगभग ये लगभग 620 ईस्वी में इसने हर्षचरित नामक रचना की है। हर्षचरित के अलावा इसने कादम्बरी भी लिखा है। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या है, 8 भागों में। अगला है, हर्षचरित ग्रंथ की रचना कब हुई मानी जाती है, 605 ईस्वी, 611 ईस्वी, 620 ईस्वी या 625 ईस्वी। तो लगभग इसकी रचना हुई मानी जाती है 620 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, हुण हरिण केसरी किसे कहा गया है, प्रभाकर वर्धन को, हर्षवर्धन को, पुष्यभूति को या फिर राज्यवर्धन को। तो हुण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन को ने, हर्षवर्धन के पिताजी। प्रभाकर वर्धन को हुण हरिण केसरी कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा गया है या किस रचना में कहा गया है, तो हुण हरिण केसरी बाणभट्ट ने अपनी हर्षचरित रचना में इन्हें हुण हरिण केसरी कहा है। इन्होंने सर्वप्रथम उपाधियां धारण करी थी परम भट्टारक की और महाराजाधिराज उपाधियां इन्होंने कौन से वंश में, वर्धन वंश में प्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधियां धारण करने वाले कौन है, प्रभाकर वर्धन। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, हर्ष ने किस देश के साथ विदेश संबंध स्थापित किए, ईरान, चीन, जापान, तुर्की। तो किसके साथ किए थे, आंसर हो जाएगा चीन। इसने चीन में अपने दूत भेजा और चीन से भी इसके लिए दूत आए थे। तो आंसर हो जाएगा 2। महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई है, किसे दी गई है, आदित्यवर्धन को, हर्षवर्धन को, हैंगसांग को या दिवाकर मित्र को। महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियाँ किसे दी गई है, तो ये हैंगसांग को दी गई है। आंसर हो जाएगा इसका 3 हैंगसांग। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है एक तरफ साहित्यकार है। सूर्य शतक किसकी रचना है, सूर्य शतक मयूर की रचना है। काव्यादर्श किसकी रचना है, काव्यादर्श दंड की है। वैराग्य शतक भर्तहरि की है और चंडी शतक बाणभट्ट की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, DABC किस में है, DABC ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, DABC आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मयूर द्वारा लिखित रचना है, सूर्य शतक, खंड प्रशस्ति, मयूर शतक या उपरोक्त सभी। मयूर द्वारा लिखित रचना ये सभी हो जाएगी, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। यानी कि मयूर ने सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति तीनों ही रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर व मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर है, हर्षकालीन है, गुप्तोत्तरकालीन है, गुप्तकालीन है या फिर मौर्यकालीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही मंदिर हर्षकालीन है। आंसर है 1 हर्षकालीन। कौन सा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर। आंसर क्या है इसका, 1 हर्षकालीन। अगला प्रश्न है, हैंगसांग ने भारतवंशियों या भारतवासियों के बारे में क्या है कहा है। हैंगसांग चीनी यात्री ने भारतवासियों के बारे में क्या कहा है, ऑप्शन देखिए। भारतवासी चरित्रवान व ईमानदार है, भारतीय भ्रष्ट व बेईमान है,
भारत में सभी वर्णों के लोग अत्यधिक मदिरा व मांस का सेवन करते हैं। भारतवासियों का व्यवहार असभ्य है। ऑप्शन देखकर भी आप सही कर सकते हैं। उसने कहा था कि भारतवासी ईमानदार और चरित्रवान है। आंसर हो जाएगा एक इसका। बेईमान और भ्रष्ट उसने नहीं लिखा है। मांस मदिरा ज़्यादा खाते थे, ये भी नहीं है। और व्यवहार असभ्य था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरित्रवान व ईमानदार बताया है। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महासंधि, विग्रहिक, महाप्रतिहार, वृद्धाश्वर या भट्टाशवपति? ऑप्शन देखिए, सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सेनाध्यक्ष को कहा जाता था महासंधि विग्रहिक। आंसर हो जाएगा एक इसका, महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। तो बाकी ऑप्शन देखिए, महाप्रतिहार किसे कहा जाता था? तो महाप्रतिहार महल का जो रक्षक होता था, महल का जो रक्षक होता था उसे महाप्रतिहार कहा जाता था। वृद्धाश्वर किसे कहा जाता था? अश्वसेना का जो अधिकारी होता था उसे वृद्धाश्वर कहा जाता था। और भट्टाशवपति किसे कहा जाता था? तो भट्टाशवपति सेना गज सेना का अधिकारी। ऑप्शन देखिए, सेनाध्यक्ष, महासंधि, विग्रह, यानी इसका आंसर तो एक ही, बाकी आपकी क्लियर हो जाएंगे। महाप्रतिहार महल का रक्षक होता था, वृद्धाश्वर अश्वसेना का अधिकारी होता था, और भट्टाशवपति कौन होता था? गज सेना का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय प्रांत को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के समय प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। भुक्ति से नीचे होता था विषय। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हर्ष के समय प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। यहाँ पर ऑप्शन एक सही हो जाएगा। भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति के शासक को कहा जाता था उपरिक महाराज। क्या कहा जाता था? उपरिक महाराज भी कहते थे, गोप्ता भी कहते थे, और उसे राष्ट्रप्रिय भी कहते थे। भुक्ति के शासक को उपरिक महाराज भी कहा जाता था, गोप्ता भी कहा जाता था, और राष्ट्रप्रिय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजपूत राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में से निम्नलिखित कौन सा राजपूत राजवंश एवं उसका राज्य सुमेलित नहीं है? राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में राजपूत राजवंश, ऐसा कौन सा राजपूत राजवंश है जो सुमेलित नहीं है? आमेर के कछवा, पूर्वी राजस्थान के चौहान, गुजरात में काठियावाड़ के सोलंकी, या मेवाड़ के चंदेल? तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ के चंदेल। यानी जो राजपूत काल चला है 600 से 1000 ईस्वी तक, उसमें मेवाड़ के चंदेल सुमेलित नहीं है। तो आंसर है 4। अगला प्रश्न है, 736 ईस्वी में सन 736 ईस्वी में दिल्लीक या दिल्लीक यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 736 में दिल्ली या दिल्ली यानी दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। तोमरों को पराजित कर किसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? गढ़वाल, चंदेल, परमार या चौहान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौहानों ने तोमरों को हराकर चौहान वंश यानी कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो आंसर है 4। अगला प्रश्न है, अजमेर के चौहान या चाहमान वंश का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? अजमेर के चौहान या चाहमान वंश का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? गुजरात के चालुक्य, सोलंकी, तोमर, कन्नौज के गढ़वाल या फिर चंदेल? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कन्नौज के जो गढ़वाल हैं वो प्रबल शत्रु थे किसके? अजमेर के चौहानों के। वहाँ का जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है, या कह सकते हैं जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य अधिक शत्रुता थी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ की जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया वह किस देवता का मंदिर है? यानी कि कुल मिलाकर ये पूछना चाहता है कि सोमनाथ मंदिर किस देवता का मंदिर है? विष्णु, शिव, सूर्य, कृष्ण? तो आंसर हो जाएगा वो कौन से देवता का मंदिर है? तो ये शिव। आंसर है 2, शिव जी का मंदिर है सोमनाथ मंदिर। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किसके समय आक्रमण किया था? तो चालुक्य वंशी भीमदेव प्रथम के समय उसने आक्रमण किया था। आंसर है यहाँ पर शिव। अगला प्रश्न देखिए, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से गढ़वाल राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर महाकाव्य व पवन दत्तम में? तो किसमें जयचंद की यानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन किया गया है। 2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा है?
अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा है? चौहान, गढ़वाल, चंदेल, परमार। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेलों ने अपने शिलालेखों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया? यानी कि प्रयाग संगम पर अपने जीवन का अंत करने वाला चंदेल राजा कौन है? धंग, विद्याधर, हर्ष या यशोवर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, धंग। अगला प्रश्न है, गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? अपदस्थ यानी हटाया था। तो किसने हटाया था? बाघेला ने, पूर्वी चालुक्य ने, गुर्जर ने या फिर कच्छप घात ने। तो आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य वंश को बाघेला ने हराया था। कब? भीम, ये कौन था? देखो प्रश्न क्या है, गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया है? तो इसका आंसर है बाघेला ने। बाघेला कौन था? तो बाघेला भीम द्वितीय के मंत्री लवण प्रसाद ने, भीम द्वितीय का मंत्री था। ओके, अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ? चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति जो नाम है किस चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न हुआ? जय शक्ति, विजय शक्ति, नानुक या हर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा जय शक्ति के नाम से जेजाक भुक्ति नाम पड़ा। जय शक्ति को जेजा भी कहा जाता है, जेजा। इसका आंसर क्या है? एक, जय शक्ति। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रीभूत थी? पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रीभूत थी? भू बिचौलियों, राज परिवार, सामंत वर्ग या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के हाथों में आर्थिक शक्ति थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जीव विज्ञान की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती थी। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी काठियावाड़ या फिर जगदल विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। 2 इसका आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्व मध्य काल में विद्याधन का महानतम केंद्र था। तो 2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ था? माउंट आबू में हुए यज्ञ के अग्निकुंड से, विदेशी जातियों जनजातियों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण से, कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातकरण से या फिर 2 और 3 दोनों सही हैं। पूछा है पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय हुआ है, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी जातियों जनजातियों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण से और कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातीकरण से। तो आंसर है 2 और 3, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? चौहान, चालुक्य, राठौड़, प्रतिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश का राजपूत जाति जो है राठौड़, उसका जन्म अग्निकुंड सिद्धांत से नहीं होता है। 4 जातियों का होता है। कौन कौन सी? चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। इन 4 जातियों का, राजपूत जातियों का अग्निकुंड सिद्धांत से जन्म माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राठौड़ का नहीं हुआ है, 3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किन के मध्य हुआ था? किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जयचंद के मध्य, जयचंद गौरी के मध्य, मूलराज द्वितीय गौरी के मध्य या पृथ्वीराज गौरी के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज एवं गौरी के मध्य हुआ था। 4 इसका आंसर है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक यशोवर्मन, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र, चौहान शासक विग्रहराज या राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासक यशोवर्मन ने। 1 इसका आंसर हो जाएगा। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। कब किया था? तो लगभग 950 से लेकर 1050 के मध्य इसने निर्माण किया था। कहाँ पर? MP छतरपुर जिला, यानी कि MP में खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? MP में है। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने किया था।
अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यानी कि गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या इंद्र द्वितीय? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर यानी गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर पड़ता है कैलाश मंदिर? तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो मंदिर एमपी में है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका था? ध्रुव ने, गोविंद तृतीय ने, देवपाल ने या फिर नागभट्ट द्वितीय ने? तो कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जिसने गुजरात में अरबों को आने से रोका था? तो आंसर हो जाएगा एक, ध्रुव ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका था। अगला प्रश्न है, मान्यखेत किसकी राजधानी थी? पल्लवों की, चालुक्यों की, कलचुरियों की या राष्ट्रकूटों की? तो मान्यखेत किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा 4 इसका, राष्ट्रकूटों की। मान्यखेत कहाँ पर पड़ता है? तो मान्यखेत कर्नाटका में। ओके, किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वातापी यानी बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? ध्रुव, गोविंद तृतीय, दंती दुर्ग या अमोघवर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य थे उनको पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर है 3, दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। ये डबल आ गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह है? उस ग्रंथ का नाम बताना है जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का वृत्त कथा मंजरी, कल्हड़ की राजतरंगी या हर्षवर्धन का प्रमोद चंद्रोदय? यहाँ पे कटा हुआ है वर्धन का प्रमोद चंद्रोदय। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के नाम से सोमदेव का कथा सरित सागर जाना जाता है। एक इसका आंसर है। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।